हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसका? हाइड्रोजन का। लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है यानी हायर एनर्जी लेवल में है, और यदि वो लोअर एनर्जी लेवल में लौटता है तो बहुत तरीकों से लौट सकता है। जिन डिफरेंट तरीकों से लौटेगा तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर रेडिएशन एमिट करता है, उसका एक वेवलेंथ होता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। उसका लेमडा भी कैलकुलेट करना सीखा। एक बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला 1/λ = RH² 1/N1² -1/N2²। तो अगर कोई एक हायर ऑर्बिट N2 है और वहां से इलेक्ट्रॉन N1 ऑर्बिट में लौट रहा है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे? तो उसके लिए भी फार्मूला था, याद कर लेना है। N2 - N1 × N2 - N1 + 1/2। तो ये एक फार्मूला। और फिर यदि किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन लौटता है तो डिफरेंट सीरीज प्रोड्यूस होते हैं। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन एंड हम्फ्री, सब सिखाया। लाइमन सीरीज में कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, कहां से आएगा और कहां पर आएगा? तो जैसे कह दिया लाइमन सीरीज है तो इलेक्ट्रॉन आएगा ऑर्बिट नंबर 1 पर। कहां से आएगा? कहीं से भी आ सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, अप टू इनफाइनाइट से, लेकिन आएगा 2 पर। तो उसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। और अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है तो लाइमन सीरीज वाले का जितने भी रेडिएशन एमिट होंगे उनका जो वेवलेंथ है वो लाई करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। लाइमन के बाद बाल्मर। बाल्मर में कहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा? ऑर्बिट नंबर 2 पर। कहां से आएगा? 2 से ज्यादा से आएगा, यानी 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 20 से, इनफाइनाइट से, लेकिन आना कहां पर है? 2 पर। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगा उसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। और इस सीरीज का जो वेवलेंथ होगा, अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसका वेवलेंथ मैच करेगा विजिबल रीजन से। उसी तरह से आगे वाला सीरीज भी याद कर लेना है। क्या भाई? लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन एंड हम्फ्री। पास्चन में 3 पर आएगा, ब्रैकेट में 4 पर आएगा, पीफन में 5 पर आएगा और हम्फ्री में 6 पर आएगा। और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा। अब उसी पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं फटाफट। कुछ न्यूमेरिकल्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें कि वेवलेंथ कैलकुलेट करना सीखेंगे पर्टिकुलर सीरीज के लिए। न्यूमेरिकल कैसे पूछता है अभी शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखो सब ध्यान से। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ emitted radiation of 4th line of Balmer series in
He+ आयन। देखो भाई, लास्ट क्लास में जितने भी सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स के हेल्प से रिवीजन होने वाला है। ध्यान से देखोगे, क्या पूछा? वेवलेंथ पूछा। किसके लिए? जो रेडिएशन इमिट होगा। कौन सा सीरीज? बाल्मर सीरीज। जैसे ही कह दिया बाल्मर सीरीज, वैसे ही ट्रांजिशन तुम्हें पकड़ में आ जाना चाहिए। सीरीज क्या? बाल्मर। तो जैसे ही कह दिया बाल्मर सीरीज, तो इलेक्ट्रॉन को आना कहां पर है? 2 पर। लाइमन कहेगा तो 1 पर आना है, बाल्मर कहेगा तो 2 पर आना है, ब्रैकेट कहेगा तो 3 पर आना है, पाश्चन कहेगा लाइमन बाल्मर पाश्चन में 3 पर आना है, ब्रैकेट में 4 पर आना है, पीफंड में 5 पर आना है, और हम्फ्री में 6 पर आना है। तो ये बाल्मर सीरीज है। जैसे ही बाल्मर सीरीज कह दिया कि ऑर्बिट नंबर लोअर वाला डिफाइंड हो गया, जिस पर कि इलेक्ट्रॉन को आना है, बाल्मर में 2 पर ही आएगा, यानी ट्रांजिशन पहचानना है, 2 पर आएगा। कौन से लाइन की बात करा? 4th लाइन। यानी कहां से आएगा? 3 से 2 पर आएगा तो पहला लाइन, 4 से 2 पर आएगा तो दूसरा लाइन, तो तीसरा, चौथा लाइन के लिए क्या करोगे? क्या सिखाया था? जहां पर आ रहा है 2 पर आ रहा है, चौथे लाइन की बात करा तो 4 को इसमें 2 में जोड़ दो, तो 4 और 2 6, यानी N2 ऑर्बिट नंबर 6 से 2 पर आएगा, तो वो चौथा लाइन होगा, 4th लाइन होगा बाल्मर सीरीज का। बड़ा आसान होता है। पहले सीरीज को देख करके जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लोअर ऑर्बिट नंबर लिख दो। बाल्मर कह दिया तो 2, लाइमन कहता तो 1। और ऑर्बिट नंबर हाइयर वाला कैसे निकाले? कौन सा लाइन कह रहा है? 4th लाइन। तो 4 और 2 को जोड़ दो। अगर 5th लाइन रहता तो 5 और 2 को जोड़ देते, 5 2 7 हो जाता है N2 का वैल्यू। अरे भाई, ये ट्रांजिशन पकड़ में आ गया ना, तो न्यूमेरिकल तुम्हारे पास सॉल्व हो गया। सूत्रों का सूत्र महासूत्र। वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला N1 मिल गया, N2 मिल गया। जेड का वैल्यू क्या? कौन सा आयन है? हीलियम है, He+ है। तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब फार्मूला लिखा, यही तो महासूत्र है, इसके बिना तो न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होना। 1/λ = RH Z² ब्रैकेट शुरू 1/N1² -1/N2², है कि नहीं? मैक्सिमम टाइम तुम्हारे पास जो आंसर होगा ना, वो RH के रिस्पेक्ट में ही आंसर होगा। RH का वैल्यू दिया हुआ किसी क्वेश्चन में हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन मैक्सिमम टाइम 4 ऑप्शन में RH के फॉर्म में ही तुम्हारे पास लेमडा का आंसर होता है। तो 1/λ RH रखा, Z का वैल्यू 2, तो 2 दूना 4, लोअर ऑर्बिट नंबर N1 2 पुट किया तो 2 दूना 4 माइनस N2 का स्क्वायर, N2 कितना 6, तो 1/36, 36 सॉल्व कर सकते हैं भाई इसको। तो अगर सॉल्व करोगे तो हो गया RH × 4, LCM ले लो, 36 और 4 का 36, 9 चौक का 36, यानी ये 9 n-1। सिंपल मैथ से आता है तुम लोग को। तो 1/λ का जो वैल्यू है वो हो गया, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से, तो RH मल्टीप्लाई में ऊपर में हो गया 8 और नीचे में 4, ये 36, 9 चौक का 36 / 9, ये 1/λ हुआ। क्वेश्चन में अगर वेव नंबर पूछता, ध्यान से सुनो, कभी कभी डायरेक्टली वेव नंबर ही पूछ देता है। तो अगर वेव नंबर पूछता तो वेव नंबर इसको कहते हैं, न्यू के ऊपर में बार कर दिया वेव नंबर 1/λ, ये वेव नंबर होता है। तो अगर वेव नंबर कहता तो आंसर यही होता 8 RH / 9, लेकिन क्या पूछा? वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन पूछा, यानी लैम्डा का वैल्यू पूछा। कैसे लिखोगे? इसी का रेसिप्रोकल ले लो बच्चे, तो 9/8 RH, यही लैम्डा तुम्हारे पास आंसर हो गया। और कभी कभी यदा कदा न्यूमेरिकल वैल्यू इसका दे देगा, कोई बात नहीं,
RH का वैल्यू मैंने आपको याद करवाया है। RH क्या होता है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। अर्थात इस लेमडा का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दिया रहेगा तो 9/8 गुने 1.097 इंटू 10⁻7, इतना क्या मीटर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ का आंसर इतना मीटर आ जाएगा। और यही अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में दिया तो कन्वर्जन याद होना चाहिए, मीटर को एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते, मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁹ से मल्टीप्लाई करते। यानी अगर 4 ऑप्शन में से एंगस्ट्रॉन में आंसर दिया हुआ रहता बच्चे, तो आंसर तुम्हारे पास यहाँ पर मीटर में आया। एंगस्ट्रॉन के लिए जो भी आंसर आएगा मीटर में, उसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारे पास वेवलेंथ का आंसर एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। नोट कीजिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और जल्दी से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको लगभग 10⁻7 ले लो, ये 1.097 को अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लो तो 9/8, नीचे में 10⁻7 है कि नहीं, यानी 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1.12 इंटू 10⁻7 मीटर में आंसर ये आ जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखोगे, बहुत तरह का क्वेश्चन इस जो हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा उससे हो सकता है। कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद रखना है कि कौन से सीरीज की बात कर रहा है। सीरीज देखा कि ऑर्बिट नंबर तुम्हें पता चल गया कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आना है, n1 पता चल गया, और लाइन को देख करके n2 कैलकुलेट कर लिया। बाकी तो सूत्रों का सूत्र महासूत्र 1/λ वाला फार्मूला लगा देना है और तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। देखो सब ध्यान से, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एमिटेड, एमिट करने का मतलब क्या, निकालना। क्या निकलेगा भाई, रेडिएशन निकलेगा। when an electron returns in Paschen series and the line generated is fifth line of Li+2। वही वाला क्वेश्चन है, बस आयन चेंज कर दिया, सीरीज चेंज कर दिया, वेवलेंथ ही पूछता है, लैम्डा ही पूछता है, यानी उसी महासूत्र का इस्तेमाल होगा। चलो एक और क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एमिटेड रेडिएशन। 2 क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे। पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले क्वेश्चन पर। कौन से सीरीज की बात कर रहा है, पाश्चन सीरीज पढ़ते हैं, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन। कौन सा लाइन हुआ,
लाइमन बाल्मर पाश्चन, शुरुआत से तीसरा वाला, यानी किस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन आएगा, किस प्लेटफॉर्म पर आएगा, 3 पर आएगा। यानी जैसे ही पाश्चन सीरीज देख लिया ना कि लोअर वाला ऑर्बिट नंबर डिफाइंड हो गया n1, कितना 3, लाइमन रहता तो 1, बाल्मर रहता तो 2, पाश्चन है तो 3, ब्रैकेट रहता तो 4, पीफन रहता तो 5 और हमफ्री रहता तो 6। n1 डिफाइंड हो गया, याद कर लेना है, 1000 बार बोला हूं, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पीफन और हमफ्री। तो ये ट्रांजिशन पहले पहचानना है, ये ही तो पहचानना है ट्रांजिशन। जिसने पहचान लिया सारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। कहां से आएगा, कौन से लाइन की बात कर रहा है, एंड द लाइन जनरेटेड इज 5th, 5वां लाइन, तो इसमें 5 जोड़ दो, यानी ऑर्बिट नंबर n2 मिल गया भैया, 5 और 3 8, isn't it? n1 मिल गया, n2 मिल गया, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन अगर मिल गया तो सारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। चाहे एनर्जी का डिफरेंस पूछे या फिर रेडिएशन जो एमिट हुआ उसका एनर्जी पूछे, एनर्जी का डिफरेंस के बराबर ही जो रेडिएशन एमिट होगा उसकी एनर्जी होगी। तो एनर्जी का डिफरेंस कहे या ये जो लाइट निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा, उसकी एनर्जी कहे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और लैम्डा पूछे तो महासूत्र लगा देंगे क्योंकि ट्रांजिशन हमको मिल गया। जेड की जरूरत पड़ेगी बच्चे। एटॉमिक नंबर क्या है भाई, कौन सा आयन है, लिथियम, कितना होता है 3। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट के लिए आपका आंसर आने वाला है फार्मूला 1/λ। डायरेक्ट पुट करते हैं, फार्मूला तुमको याद हो गया। RH कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, राइडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। Z², जेड का वैल्यू 3, तो 3 तिहाई 9, 1/n1 का स्क्वायर तो 1/3 तिहाई 9 और 1/n2 का स्क्वायर 8 8 64, 64 है कि नहीं। सॉल्व कर लेंगे, लेमडा का वैल्यू यहां से निकल करके आ जाएगा। ये वेव नंबर हुआ तो 1/λ। चलो भाई ये हो गया 9RH और एलसीएम ले लो, 9 × 64, isn't it? और 64 में से 9 गया 55, 64 - 9 है कि नहीं 55। यानी बेसिकली 1/λ का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया। बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है। क्या आ गया 55 RH एंड डिवाइड बाई 64। ये वेव नंबर आया। अगर वेव नंबर पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन क्या पूछा, वेवलेंथ पूछा। इसी का रेसिप्रोकल ले लोगे बच्चे, यानी 64 डिवाइड बाई 55 RH। ये वेवलेंथ तुम्हारे पास आ गया। मैक्सिमम टाइम ऑप्शन में RH के फॉर्म में ही, राइडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में ही आंसर दिया हुआ रहेगा। यदि आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया तो RH का वैल्यू तुमको याद होना चाहिए। क्या 1.097 × 10⁻7 पारामीटर वैल्यू को पुट करेंगे और वेवलेंथ हमारे पास निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या पूछता है, ये जो एनर्जी निकलेगा उस रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा, ये जो रेडिएशन निकलेगा उसका कुछ जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होती है, एनर्जी डिफरेंस के बराबर। यानी क्वेश्चन का ए पार्ट ये और बी पार्ट में एनर्जी का डिफरेंस पूछ लिया, डेल्टा ई पूछ लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या पुराना वाला फॉर्मूला याद है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर या हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी डिफरेंस के बराबर रेडिएशन एमिट होगा। यानी बेसिकली अगर हायर से लोअर में आ रहा है रेडिएशन निकलेगा और उस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी उन एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस उसके बराबर, डेल्टा ई के बराबर। क्या लिखने आता है कि भूल गया, सिखाया था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 Z² है कि नहीं, ब्रैकेट शुरू 1/n1² - 1/n2²। ये एनर्जी वाला फार्मूला है, डेल्टा ई वाला फार्मूला है, एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला है और ये वेवलेंथ वाला फार्मूला है।
देखने में ही ऐसा लगता है। डिफ्रेंशिएट करोगे भाई। ये 13.6 जब आपने लिखा है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, और यही अगर जूल में पूछा होता तो 13.6 की जगह पर हम क्या पुट करते थे, याद है, 21.79 इंटू 10⁻⁻19, तो वो जूल में होता है। वैल्यू को पुट कर देते हैं फटाक से, तो 13.6, जेड का वैल्यू 3, 3 तिहाई 9, ब्रैकेट शुरू, 1/n1 स्क्वायर, और फिर यही हो जाएगा 1/3 तिहाई 9 माइनस 1/16 चौका सॉरी 8864, एच का स्क्वायर। इतना क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो एनर्जी का डिफरेंस तुम्हारे पास आ गया, कितना, 13.6, ये 9 कैंसिल आउट होकर के ऊपर में कितना होगा, 55, और नीचे में 64, है कि नहीं। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला रेडिएशन जो है एमिट करेगा। ये दूसरे पार्ट का आंसर हुआ। बात समझ में आई, नोट करो। कुछ ही फार्मूले हैं और उन फार्मूले को क्या करोगे कि कॉपी में लिख करके या एक सादे पेज पर लिख लो, है ना, 7, 8, 10 फार्मूले हैं, और कहीं पर चिपका दो, और उन फार्मूले को रिवाइज करते रहो, दिमाग में घुमाते रहो। सब मिलता जुलता कुछ फार्मूला है, दिमाग में घुमाते 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 सारे फार्मूले आपको याद हो जाते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इसी तरह से किसी भी सीरीज के लिए पूछ दे, आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ in bracket series of हाइड्रोजन H। क्या क्वेश्चन पूछा बच्चे, इस क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ ब्रैकेट सीरीज के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। नहीं लिखा कि लोअर ऑर्बिट क्या है और हायर ऑर्बिट क्या है, लाइन के बारे में जानकारी नहीं दिया। तो लास्ट क्लास में सिखाया था, ध्यान रखना है। मिनिमम वेवलेंथ कौन सा लाइन का होगा, सीरीज लिमिट का। इनफाइनाइट से जब इलेक्ट्रॉन लौटेगा तो एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, और एनर्जी यदि मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ होगा मिनिमम। यानी कि सीरीज लिमिट वाला वेवलेंथ जो होगा ना वो मिनिमम होगा, और सबसे करीब से, किसी भी सीरीज में सबसे करीब से जब इलेक्ट्रॉन लौटेगा तो उसका एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होगा और वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये सब याद रखना है। जिस रेडिएशन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका एनर्जी सबसे कम, जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा। एनर्जी क्या होता है, HF या HC अपॉन लैम्डा, बोलना नहीं है, HF या HC अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ।
तो जैसे ही कह दिया, इसमें दो क्वेश्चन है, एक है मिनिमम और दूसरा है मैक्सिमम। तो देखो मिनिमम वाला ट्रांजिशन, मिनिमम क्या, मिनिमम वेवलेंथ वाला, तो मिनिमम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन क्या होता है, सीरीज लिमिट वाला। याद रखना है किसका होता है, सीरीज लिमिट वाले का होता है। सीरीज लिमिट का मतलब कौन सा सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, तो N1 तो फिक्स हो गया ना यार, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट 4, ऑर्बिट नंबर 4। अब इसका ट्रांजिशन सीरीज लिमिट का मतलब कहां से, इनफाइनाइट से, यानी इनटू का वैल्यू जो हो गया इनफाइनाइट हो गया, एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा और वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। ये ट्रांजिशन पहचान लिया, इसी को तो पहचानना है, बाकी तो महासूत्र 1/λ RH Z²। हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा, 1/N1 का स्क्वायर, N1 क्या 4, तो 4 चौका 16, N1 का स्क्वायर -1/N2 का स्क्वायर, यानी इनफाइनाइट का स्क्वायर करेगा तो क्या होगा भैया, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 1/λ का वैल्यू तुम्हारे पास यहीं से आ गया, ये 0, यानी RH एंड डिवाइड बाय 16 है कि नहीं। तो लेमडा का वैल्यू, इसको हमने लिख दिया कौन सा लेमडा, मिनिमम वाला, MIN मतलब मिनिमम, ये हो गया 16 डिवाइड बाय RH, एक आंसर आया। तो किसी भी सीरीज के लिए ऐसे ही सोचना है, सबसे जो दूर से आएगा, इनफाइनाइट से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका एनर्जी मैक्सिमम होगा और वेवलेंथ मिनिमम होगा। अब बात रही मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम लेमडा मतलब वेवलेंथ वाला कौन सा ट्रांजिशन होगा, सबसे करीब वाला, सबसे नजदीक वाला, सबसे नियर वाला, सबसे करीब वाला जो लाइन होगा ना वही होगा। यानी ट्रांजिशन को पहचानना है, N1 तो फिक्स हो गया ना, जैसे ही ब्रैकेट कह दिया तो N1 फिक्स हो गया 4, कहां से आएगा, सबसे करीब वाला 5 से आएगा, और कहां से आएगा, ये ट्रांजिशन हो गया। तो सबसे करीब वाला जब आएगा इलेक्ट्रॉन तो उसका एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होगा, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रह गई, 1/λ = RH, Z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और 1/N1 स्क्वायर, 4 चौका 16, -1/N2 का स्क्वायर, 50-25। सॉल्व कर लेंगे बच्चे, सॉल्व करोगे तो हो गया RH, और ये हो गया 16 × 25, 25 में से 16 को घटा दो, 5 4 9, तो हमारे पास लेमडा का वैल्यू निकल करके जो आया वो क्या है, मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम आंसर आ गया 16 × 25 बटा 9 RH। RH के फॉर्म में ही आंसर दिया रहता है। ये आपके पास मैक्सिमम वाला वेवलेंथ ब्रैकेट सीरीज के लिए हाइड्रोजन एटम में मिल गया। किसी भी सीरीज के लिए तुम्हें ऐसे ही सोचना है, नोट करो। यानी कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो, कैसा भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ दे, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट।
देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ wavelength of second line in Lyman series of H is इक्वल टू x, एक कोई वेरिएबल दे दिया कि x है, क्या कहता है? लाइमन सीरीज हाइड्रोजन का दूसरे लाइन का जो वेवलेंथ है वो x है। देन कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ Li+2 है कि नहीं? इन टर्म्स ऑफ एक्स, आंसर जो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में आपको वेवलेंथ तीसरे लाइन का लिथियम आयन के बाल्मर सीरीज में कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। किसी एक पर्टिकुलर एटम के पर्टिकुलर सीरीज का एक पर्टिकुलर लाइन का वेवलेंथ दे देगा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, एक्स या वाई कुछ भी, और या तो उसी एटम का या किसी डिफरेंट एटम का डिफरेंट सीरीज में डिफरेंट लाइन के लिए वेवलेंथ एक्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? फार्मूला जिसको लिखने आता है, ट्रांजिशन को जिसको पहचानने आता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो सब ध्यान से क्या पूछता है और क्या तुमको बताना है। जो दिया हुआ है उसको पहले बात करते हैं, जिसके बारे में दिया हुआ है। किस एटम की बात कर रहा है? एच एटम की बात कर रहा है। जेड का वैल्यू मिल गया कितना भाई? 1। वेवलेंथ दिया हुआ एक्स। कौन सा लाइन है? सेकेंड लाइन। किस सीरीज का? लाइमन सीरीज। ट्रांजिशन पहचानो। लाइमन सीरीज में दूसरा लाइन है, तो जैसे ही लाइमन कह दिया तो N1 का वैल्यू तुमको मिल गया 1। लाइमन कह दिया तो ऑर्बिट नंबर 1 पर ही इलेक्ट्रॉन को आना है, याद है कि नहीं सबको? तो ऑर्बिट नंबर 1, N1 का वैल्यू 1 कहां से आएगा? कौन से लाइन की बात कर रहा है? सेकेंड लाइन। कहां से आएगा? तो 3 से आएगा, 2 जोड़ो इसमें, तो N2 का वैल्यू हो गया 3। ये ट्रांजिशन यदि पहचान लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फॉर्मूला क्या? 1/λ। लेमडा का वैल्यू कितना दे दिया? एक्स। वेवलेंथ दिया है एक्स। इट इज इक्वल टू RH जेड स्क्वायर। जेड का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। 1/N1 स्क्वायर। ये सूत्रों का सूत्र, महासूत्र तो कभी भूलना ही नहीं है। 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये हो गया 1/x। इट इज इक्वल टू RH, और ये हो गया 1 घटाओ 1/9, यानी बेसिकली 9 में से 1 जाएगा 8 RH/9 लिख सकते हैं इसको। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। ये जो हो गया इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इजंट इट? एक इक्वेशन तुम्हारे पास मिल गया। अब जिसके लिए पूछता है, किसके लिए पूछता है? Li+2 के लिए। Li+2 के लिए पूछता है कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा। जेड आइडेंटिफाई कर लिया। जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर लिथियम के लिए कितना होता है? 3। और इसके लिए पूछता है कि लेमडा का वैल्यू कितना होगा, ये पूछता है।
कौन सा सीरीज में पूछता है? बाल्मर सीरीज में पूछता है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही देखा कि बाल्मर सीरीज है, लिथियम के बाल्मर सीरीज के लिए पूछा। ये देखो बच्चे, बाल्मर हाइड्रोजन का लाइमन सीरीज का दिया हुआ था, और जिसके लिए पूछ रहा है लिथियम के लिए, उस बाल्मर सीरीज के लिए। बाल्मर कह दिया तो ऑर्बिट नंबर कहां पर आएगा? लाइमन के बाद बाल्मर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगा। कहां से आएगा? वो लाइन देख करके पता चलेगा। किस लाइन की बात कर रहा है? थर्ड लाइन की बात कर रहा है, तीसरा लाइन। तो 3 में 2 जोड़ दो ना, 5 हो गया, यानी N2 मिल गया। कितना? 5। अरे भैया ये तो बड़ा आसान लग गया। ट्रांजिशन पहचान लिया, ट्रांजिशन पहचान लिया, तो इसके लिए लेमडा का वैल्यू लेमडा ही कह दो। लेमडा कह दिया कि लेमडा है, यही लेमडा फाइंड आउट करना है। इट इज इक्वल टू RH, Z 3, तो 3 3 9, और Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर। N1 का वैल्यू 2, तो 2 दूना 4। N2 का वैल्यू 5, तो 1/5 का स्क्वायर 50/25, यानी 1/λ इट इज इक्वल टू 9RH गुना 25 में से 4 गया तो 21 एंड डिवाइड बाई 100, 25 का 100 है कि नहीं? इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 2 तुम्हारे पास इक्वेशन है, एक तो x वाला, 1/x वाला, और दूसरा 1/λ वाला। यही तो लेमडा फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्या करें? अरे क्या करना भाई, RH को एलिमिनेट कर दो, एक दूसरे से डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। यानी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया, बायां वाला को बायां के साथ, दायां वाला को दायां के साथ। तो 1/x डिवाइड बाई 1/λ, ये क्या हो जाएगा? λ/x होगा ना। ये 1/x, तो x नीचे हो गया, एंड डिवाइड बाई 1/λ, लैम्डा कहां चला गया? ऊपर, यानी लैम्डा डिवाइड बाई x। ये RH कैंसिल, ये वाला, तो यहां से आएगा 8/9, दाएं वाला को दाएं के साथ 8/9, RH कैंसिल हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा? ये आ जाएगा 9 गुने 21 एंड बटा 100। तो लेमडा का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया 800/981 एन गुने 21, x उधर चला गया। इतना हो सकता है इसी फॉर्मेट में, या गुना उना करके तुम्हारे पास आंसर दिया रहे। ये लेमडा का आंसर x के फॉर्म में आपको मिल गया है कि नहीं? नोट करो। यानी किसी एक एटम का किसी एक लाइन के लिए वेवलेंथ का वैल्यू वेरिएबल में दे दिया, x दे दिया, y दे दिया। किसी दूसरे एटम या आयन का किसी एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए किसी लाइन का अगर लेमडा पूछता है, तो दोनों का फॉर्मूला लिख करके डिवाइड कर देना यार, कॉमन टर्म्स कैंसिल होकर के, और आंसर आ जाता है कि नहीं? तो इसी तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो आएंगे, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर ही आते हैं। बहुत आसान होता है, कोई भी लाइन कह दिया, आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजिशन, और एक बार ट्रांजिशन आपको पता चल गया तो हर चीज मिल जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? बोर मॉडल में रेडियस कैलकुलेट करना सीख लिया, सारा फार्मूला बढ़िया से याद होना चाहिए। वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीख लिया, एनर्जी कैलकुलेट करना सीख लिया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना सीख लिया, एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना सीख लिया, और कोई एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना सीख लिया, लैम्डा कैलकुलेट करना सीख लिया, और फिर तरह तरह के लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में सीरीज को जाना और उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल्स को करना सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है किसी nth ऑर्बिट में, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा।
देखो भाई, तो टाइम पीरियड पहले पढ़ते हैं, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों ही पढ़ लेते हैं साथ में। ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड का अर्थ हुआ कि एक चक्कर लगाने में, इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मेक वन रिवॉल्यूशन इन एन ऑर्बिट, है कि नहीं? इट इज द टाइम टेकन बाय an electron in an orbit to make one revolution। यानी कि अगर मैं कह दूं ये पंखा का टाइम पीरियड क्या है, तो इस पंखे को एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा बच्चे, उस पंखे का टाइम पीरियड कहा जाएगा। कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला खुद ही सोच सकते हो। टाइम होता क्या है? जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसके बराबर? सरकमफ्रेंस के बराबर। एक चक्कर लगाएगा, सीधी सी बात है, एक चक्कर लगाएगा और रेडियस अगर आर है तो कितना होगा? सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और कितना होगा? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। तो टाइम कैसे निकालते हो? स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, वेलोसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो v से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। सिंपल, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड टाइम कहलाता है। जहां पर कि रेडियस तुमको बढ़िया से याद होना चाहिए। रेडियस होता क्या है? 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर अपॉन जेड। ये 10 पर -10 क्यों रखा सर? आपने तो बताया था कि n स्क्वायर अपॉन जेड, लेकिन एंगस्ट्रम में लिखा था। यहां पर यूनिट सेम रखोगे। अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लिख रहे हो तो रेडियस भी मीटर में लिखना पड़ेगा। तो मीटर के लिए ये भी सिखाया था। एंगस्टन में होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्टन। तो मीटर के लिए 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना। किसमें? मीटर। ये रेडियस का वैल्यू, ऑर्बिट नंबर दिया रहेगा, एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, रेडियस मिल जाएगा, यहां पुट करोगे। एंड वेलोसिटी 2.1। देखो आज फिर से रिवीजन हो गया भैया, रेडियस का भी वेलोसिटी का भी। यानी रेडियस और वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, ये सब का फार्मूला बिना याद किए हुए आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो ही नहीं सकता, आगे पढ़ ही नहीं सकते। 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6, ऊपर में क्या? जेड, नीचे में क्या? एन। एक इसमें मीटर पर सेकंड, यूनिट यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर। तो टाइम पीरियड तुम्हारे पास सेकंड में आ जाएगा। जेड पता रहेगा, एन पता रहेगा, वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर तुम्हारे पास आएगा। यानी हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले को अगर एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि जो रेडियस है, चूंकि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एंड वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर, है कि नहीं? और टाइम पीरियड है चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इसीलिए आर अपॉन वी करके देखो, आर अपॉन वी, तो टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर अपॉन वी करेगा ना तो एन ऊपर चला जाएगा, यानी बेसिकली एन का पावर 3 डिवाइड बाय जेड का स्क्वायर हो जाएगा। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का पावर 3 एंड जेड का स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। यानी टाइम पीरियड, अगर कोई एक एटॉमिक नंबर पता है, फिक्स है, यानी एटम दे दिया, तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा जिसका कि ऑर्बिट नंबर ज्यादा होगा। n के पावर 3 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड। नोट करो। तो ये हुआ टाइम पीरियड। सारा फॉर्मूला आपको याद है, रेडियस का और वेलोसिटी का। टाइम पीरियड किसी ऑर्बिट के लिए पूछेगा, रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दिया और तुम्हारे पास टाइम पीरियड सेकंड में आ जाएगा।
और ये याद रखना है कि टाइम पीरियड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 3 और z का स्क्वायर। n क्या ऑर्बिट नंबर और z क्या है एटॉमिक नंबर है। तो जिस तरह से टाइम पीरियड होता है बच्चे, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी होता है। उसको भी जरा देख ही लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जिसको f या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता? कोई कहे कि पंखे का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो एक सेकेंड में, अगर सेकेंड टाइम का यूनिट हम सेकेंड लें, तो एक सेकेंड में जितना बार पंखा रिवॉल्व कर गया वही फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जितनी बार उस ऑर्बिट में चक्कर लगा गया ना, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अरे भैया, फ्रीक्वेंसी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चक्कर, चक्कर का मतलब क्या? रिवोल्यूशंस मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। जनरली टाइम का यूनिट हम क्या लेंगे? सेकेंड। ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, यानी एक सेकेंड में जितनी बार चक्कर लगा गया वही फ्रीक्वेंसी है। तो फार्मूला तो आपको याद है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इजंट इट? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी 2πr/v लिखा था, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया v/2πr, है कि नहीं? अब v का फॉर्मूला और r का फॉर्मूला अभी अभी लिखे थे, भूल नहीं जाना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमको याद है, रेडियस का फॉर्मूला तुमको याद है, रेडियस और वेलोसिटी nth ऑर्बिट का निकाल करके जिसके लिए पूछेगा वैल्यू को पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ गया। या फिर अगर टाइम पीरियड निकाल चुके हो उसका रेसिप्रोकल ले लेना, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 3। इसी का उल्टा, टाइम पीरियड था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल है, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 3, इजंट इट? नोट करो, इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो क्वेश्चन पूछेगा सिंपल कि फ्रीक्वेंसी निकालो, टाइम पीरियड निकालो, तुम्हें ऑर्बिट नंबर पता है, जेड का वैल्यू पता है, तो रेडियस मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, वैल्यू को पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है इस रिलेशनशिप पर, उस क्वेश्चन को हम लोग यहां अटेम्प्ट करेंगे। देखो भाई, जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट में जो रिलेशनशिप मैंने सिखाया उसी पर पूछा जाता है। फॉर्मूले वाला तो बड़ा आसान है, सीधे फॉर्मूला में आर और वी का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल समझते हैं। कैलकुलेट ratio of time periods of second orbit to fourth orbit in H हाइड्रोजन। आइटम फिक्स हो गया हाइड्रोजन। अब कहता है कि रेशियो बताओ टाइम पीरियड का सेकेंड ऑर्बिट का फोर्थ ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। यानी जेड का वैल्यू तो फिक्स हो गया, तो जेड का वैल्यू फिक्स हो गया क्योंकि एटम हाइड्रोजन ही है, तो जेड का वैल्यू फिक्स हो गया, है कि नहीं? जेड तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, जेड का वैल्यू 1 कांस्टेंट, सेमी एटम है। तो अभी बताया कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी देखो सिखाया था,
क्या, n का पावर 3 एंड z का स्क्वायर। तो z का स्क्वायर ये तो कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया z स्क्वायर। तो कह सकते हैं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 3, ऑर्बिट नंबर का पावर 3, इजंट इट। यानी टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा किसका, सेकेंड ऑर्बिट का, सेकेंड बटा टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा बटा किसका, फोर्थ ऑर्बिट का, ये किसके बराबर, ये जो ऑर्बिट नंबर है उसके पावर 3 के। तो ऑर्बिट नंबर कौन, 2, 2 का पावर 3, ऑर्बिट नंबर कौन 4, तो 4 का पावर 3, यानी बेसिकली 2/4 का पावर 3, 3 कॉमन ले लिया, तो 1/2 का पावर 3 यानी 1/8, इजंट इट। सिंपल है, थोड़ा मैथ्स है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये आंसर हो गया। जो रेशियो होगा टाइम पीरियड सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और चौथे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हाइड्रोजन में, वही आंसर हो गया। किसी भी कोई भी एटम होता है हाइड्रोजन के जगह पर तो भी आंसर यही होता। क्यों, क्योंकि जेड का वैल्यू कांस्टेंट होता। अरे कोई एक एटम दे दिया तो जेड का वैल्यू उसके लिए कांस्टेंट हो गया ना। यही अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ देता, यानी फ्रीक्वेंसी सेकेंड ऑर्बिट का बटा फ्रीक्वेंसी फोर्थ ऑर्बिट का, इसका रेशियो क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल। ये जो n का पावर 3 ऊपर है वो नीचे हो जाता, ये नीचे ये ऊपर, यानी इसी का रेसिप्रोकल अर्थात क्या होता, 8/1। आंसर हो जाता बच्चे, इजंट इट। नोट करो। तो बोर मॉडल में हम लोगों ने बहुत सारा चीज सीखा, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी का डिफरेंस, वेवलेंथ कैलकुलेट करना, तरह तरह का सीरीज, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब इतने कॉन्सेप्ट को आपको बार बार रिवाइज करके और सारे फॉर्मूले को याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बताया था बोर मॉडल से पूछता है, न्यूमेरिकल भी सबसे ज़्यादा इसी से बनता है और आता भी इसी से है, तो इस पर पूरा कमांड होना चाहिए। अब ये जो बोर मॉडल है ना, जैसे कि जितने भी मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, तो इसी तरह से बोर मॉडल का भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। उन ड्रॉबैक्स के बारे में हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। पहला ड्रॉबैक, पहला कमी तो ये था कि ये भाई साहब बोर साहब ना जो मॉडल दिए वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए वैलिड था। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा स्पेसिस। ध्यान सुनो, ये पूरा का पूरा बोर मॉडल जो दिया गया ऐसे स्पेसिस यानी ऐसे एटम या ऐसे आयन के लिए जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था उसके लिए था भाई। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसके लिए वैलिड नहीं था। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल कहते हैं H2, इसके लिए वैलिड नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कहते हैं H- तो एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके लिए वैलिड नहीं था। कह दिया हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए वैलिड नहीं था। किसी भी स्पेसिस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए वैलिड नहीं था। ऐसा एटम या ऐसा आयन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था सिर्फ उसके लिए ही वैलिड था। ड्रॉबैक है दूसरा, इट का मतलब क्या, ये मॉडल could not explain why an electron does not emit energy in an orbit। कोई एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है,
बिना एनर्जी एमिट किए हुए इन्होंने कहा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, वहां पर उसकी एनर्जी फिक्स होती है, एनर्जी एमिट नहीं करेगा। लेकिन एनर्जी एमिट क्यों नहीं करेगा इसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। एनर्जी क्यों नहीं एमिट करेगा इसका एक्सप्लेनेशन बोर साहब नहीं दे पाए। एक कमी थी, खाली कह दिए कि एनर्जी एमिट नहीं कर, सच्चाई थी, लेकिन क्यों नहीं एमिट करेगा ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट। आगे एक्सप्लेनेशन है। तीसरा पॉइंट, ही का मतलब क्या, बोर साहब कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एंगुलर मोमेंटम of an electron in an orbit is quantized। अर्थात क्या, इन्होंने कहा था कि आउट ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट्स में से उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ घूमता है जिसका कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। उसको हमने कहा था कि क्वांटाइज्ड हो गया, n का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से, n एक पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, nh/2π होता है, जहां n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसा क्यों होता है वो भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसको कहते हैं कि वो जो एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड का मतलब वही nh/2π, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चौथा पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सब थ्योरी है, याद रखने वाली, एक बार दो बार पढ़ लेगा सब याद हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड some finer lines were observed in line spectrum। in presence of electric field this effect is called a Stark effect and in presence of magnetic field it is called Zeeman effect। This phenomena was not explained by him का मतलब कौन, बोर साहब। क्या कहता है, अभी जो हम लोग पढ़े ना लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन लौटता है तो डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इतने हैं। लेकिन उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा गया बाद में, बोर साहब के बाद, तो देखा गया कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस उतने ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर उन लाइंस को काउंट किया जाए तो बोर साहब ने जो लाइंस काउंट किया था, जो फार्मूला दिया था, उतने ही लाइन नहीं बल्कि उससे और ज्यादा लाइन, कुछ और फाइनर लाइंस
यानी एनर्जी का जो डिफरेंस था लेवल के बीच में, लेवल के बीच में कुछ और सब लेवल भी थे, लेवल के बीच में कुछ और सब लेवल भी थे, है कि नहीं? तो और भी लाइंस थे, सिर्फ उतने ही नहीं थे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो ये और भी लाइंस दिख रहे थे, 4 और जो ज्यादा लाइंस दिख रहे थे, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए बोर साहब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में और एक्स्ट्रा लाइंस जो दिखता है, उस इफेक्ट को एक नाम से पुकारते हैं स्टार्क इफेक्ट, यानी स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो एक्स्ट्रा लाइंस दिखता है उसको कहते हैं जीमैन इफेक्ट। तो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, दो इफेक्ट जो है, यानी कुछ फाइनर लाइंस दिखते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। इन दो इफेक्ट को कि क्यों और फाइनर लाइंस, जितना उन्होंने बताया था उसके अलावा भी कुछ और लाइंस दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, ये भाई साहब बोर साहब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये डिमेरिट्स कहलाता है, ड्रॉबैक्स है। तो इसको याद करना। एक लास्ट पॉइंट, एक और ड्रॉबैक था, पांचवा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लाइन स्पेक्ट्रम, जो अभी हम लोग पढ़े थे, ऑफ एच का मतलब क्या, हाइड्रोजन, एंड इट्स आइसोटोप ड्यूटेरियम, डी वाज, डी से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेक्टेड टू बी सेम, बट later on it was found to be different. क्या कहता है? कहता यह है कि इस मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और ड्यूटेरियम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका क्या एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट होता है, सिखाया था शुरुआत की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में। तो दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास प्रोटॉन की संख्या सेम, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो बोर मॉडल के अनुसार दोनों का, हाइड्रोजन का और इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम का ना, क्या दोनों का लाइन स्पेक्ट्रम एक ही जैसा होना चाहिए था, लेकिन बाद में रिसर्च में निकल करके आया कि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक ही जैसा नहीं था। तो ये ड्रॉबैक था भाई। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक्स थे, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लोगे, थ्योरी है, याद हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें भी न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं और बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।